सो नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी वाला चैप्टर। इससे पहले 2 चैप्टर मैंने इन्फ्लेशन के पढ़ाए थे, वहाँ पे डिटेल से इन्फ्लेशन से रिलेटेड चीज़ें बताई थी। जब वो उस लेक्चर से आप इस लेक्चर पे आएंगे मॉनेटरी पॉलिसी वाला, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ द बैंकिंग सिस्टम हम जान लेते हैं, सो डैट कि हमारे लिए धीरे धीरे चीज़ें आसान हो जाएं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द बैंकिंग सिस्टम की। तो सबसे जो पुराना बैंक था अंडर द ब्रिटिश रूल, वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 का, ठीक है, 1770 का। इसके बाद अगर हमें देखने को मिलते हैं तो 3 प्रेसिडेंशियल बैंक हमें देखने को मिलते हैं, जैसे बैंक ऑफ बंगाल हो गया, उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे हो गया, बैंक ऑफ मद्रास हो गया। जब इन तीनों बैंकों को मर्ज किया गया 1921 में, तो इसे कहा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एसबीआई का जो पुराना नाम था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद जब इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जब नेशनलाइजेशन हुआ, नेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के अंडर, गवर्नमेंट के रेगुलेशन में ये बैंक आ गया, ये होता है नेशनलाइजेशन का मतलब। तो 1955 में इस बैंक का नाम, जब इसका नेशनलाइजेशन हुआ तो इसको एसबीआई कहा गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे पुराने बैंक भी हैं जो अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे इलाहाबाद बैंक हो गया 1865 का, और पंजाब नेशनल बैंक हो गया 1894 का, ठीक है। इसके अलावा जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम अपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो अंडर आरबीआई एक्ट 1934 इसको फॉर्म किया गया था 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। इसका जब नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को, तो ये फुली ओन्ड किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसका नेशनलाइजेशन अगर आपसे पूछा जाए तो नेशनलाइजेशन इसका हुआ था 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। इसके बाद 1937 में क्या किया गया कि जो इसका जो हेडक्वार्टर था कलकत्ता में, उसको मुंबई शिफ्ट कर लिया गया। इसके अलावा इसका जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ द आरबीआई थे वो थे ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखिए। और आज की डेट में जो आरबीआई के जो गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा, ठीक है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके पास बन सकता है, ठीक है। जो ये सेंट्रल बैंक होता है ये रेगुलेट करता है इंडिया के अंदर जितने भी बैंक है। इसको लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको भी अभी डिस्कस करेंगे जब मैं फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक के बारे में बात करूंगा। इसके अलावा इसके अंदर 4 डिप्टी गवर्नर है, एक गवर्नर के साथ 4 डिप्टी गवर्नर है, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ फंक्शन लिखे गए हैं, इन फंक्शन की बात हम थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है। ये बात आप समझ गए। इसके बाद क्या हुआ कि देखिए पहले जो बैंक थे बहुत सारे के सारे बैंक ज़्यादातर प्राइवेट बैंक थे, ठीक है। अब इन प्राइवेट बैंक के जो ये प्राइवेट बैंक थे, इन प्राइवेट बैंक में जो आम जन था उनकी रीच बहुत कम थी। इस वजह से क्या किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ बैंकों को नेशनलाइज किया गया। तो 1969 में कुछ जो बैंक थे उनको नेशनलाइज किया गया। तो टोटल कितने बैंक थे, वो 14 लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक थे, उनका नेशनलाइजेशन किया गया, जो कि यहाँ पे लिस्ट दी गई है। ये लिस्ट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद होना चाहिए कि जो फर्स्ट नेशनलाइजेशन किया गया था वो 1969 में किया गया था 14 बैंकों का। फिर उसके बाद 1980 में कुछ बैंकों का दोबारा से, कुछ बैंक मतलब 6 बैंकों का दोबारा से नेशनलाइजेशन किया गया, जिनकी लिस्ट ये थी। और जो टोटल नेशनलाइज बैंक हो गए थे वो 20 हो गए थे, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। फंक्शन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक क्या है, तो कुछ प्राइमरी फंक्शन होते हैं, कुछ सेकेंडरी फंक्शन होते हैं और कुछ अदर फंक्शन होते हैं। अगर हम प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो जो बैंक होते हैं उनका काम क्या होता है, जो आपके पास पैसा है आप अब उस पैसे को बैंक में क्या कराते हैं, जमा कराते हैं। तो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, और जो डिपॉजिट आपने बैंक में जमा कराया उन डिपॉजिट से ही फर्दर कोई अगर लोन लेना चाहता है तो उसको लोन भी दिया जाता है, किसके द्वारा, बैंक के द्वारा। तो ये मेनली प्राइमरी फंक्शन हो गया। इसके अलावा जो सेकेंडरी फंक्शन है उसमें जैसे एजेंसी सर्विस का काम करती है बैंक, जनरल यूटिलिटी सर्विस का, ट्रांसफ़र ऑफ फंड का और क्रेडिट क्रिएशन का काम करती है। एजेंसी सर्विस का मतलब मान लीजिए कि लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करा ली, इसके अलावा जैसे इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ फंड मतलब एक जगह से दूसरी जगह फ़ंड को ट्रांसफ़र करना। और क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है, देखिए क्रेडिट क्रिएशन का मतलब ये हुआ सिंपल कि जब बैंक क्या करती है, बोरोवर को लोन देती है। तो लोन से क्या होता है, जब लोन देती है तो उससे क्या होता है कि फर्दर पैसा क्या हो जाता है, आगे मार्केट में जाता है और उस मार्केट से डेवलपमेंट होता है, तो और नया पैसा बनता है, तो उसी को ही क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है। आई होप इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो रोल ऑफ द कॉमर्शियल बैंक यही कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट हो गया,
चैनलाइजिंग द फंड हो गया, और ये जो इम्पोर्टेंट ये सारी जो चीज़ें लिखी हैं वो सारे के सारे रोल है कॉमर्शियल बैंक के, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बात यहाँ पे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक का बात करते हैं। देखिए इस पर्टिकुलर जो ये यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ मैं, फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ रहे हैं आप बात को? तो जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का वो है करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारी जो सेंट्रल बैंक होती है वो पैसे छापने का काम करती है, ठीक है। आपने देखा होगा पैसे पे क्या लिखा रहता है, आरबीआई लिखा रहता है, और उस पर अपने गवर्नर के साइन लगे रहते हैं। तो करेंसी छापने का जो काम है वो हमारी सेंट्रल बैंक का है। बस जो कॉइन है, जो 1 रुपये का जो कॉइन है, वो अपने गवर्नमेंट के पास उसका फंक्शन, गवर्नमेंट के उसको कंट्रोल करती है। बाकी जो पेपर करेंसी होती है वो तो सेंट्रल बैंक के पास उसकी अथॉरिटी है, ठीक है। इसके अलावा ये बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट है। तो मतलब जैसे क्या होता है ना यार, देखो गवर्नमेंट के पास भी अपनी पैसा होगा, अपना पैसा होगा, क्योंकि लोगों से टैक्स वगैरह लेती है, तो वो कहाँ जमा कराएगी, वो कॉमर्शियल बैंक में नहीं, वो सेंट्रल बैंक में जमा करा देगी। ये चीज़ हो गई, ठीक है। इसके अलावा बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन। अब क्या होता है ना, जैसे हमारे लिए बैंक है, जैसे पीएनबी, एसबीआई, ये हैं कॉमर्शियल बैंक, बट कॉमर्शियल बैंक का भी बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक है, ठीक है। उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है, क्या हो रहा है, उस सब चीज़ का सुपरविजन कौन करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, ठीक है। तो जो कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व, जैसे सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, जो कि मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, तो उसको भी कौन देखता है, उसकी भी कस्टडी कौन करता है, सेंट्रल बैंक करते हैं। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कोई कॉमर्शियल बैंक है, जैसे एसबीआई की बात कर रहे हैं हम, पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, जो अदर कॉमर्शियल बैंक है, अगर उन पे कोई विपत्ति आती है, सपोज वो बैंक क्या होता है, बैंक रन हो जाता है उसमें, और या कुछ ऐसा होता है कि उसको कहीं से भी क्या नहीं हो रहा है, कहीं से भी ये जैसे बात करते हैं, जैसे बैंक की बात करते हैं, तो जो बैंक है दिवालिया होने के कगार पे हो गया, या उसको पैसा चाहिए लोन, लोगों को लोन देने के लिए, या कुछ भी इस तरीके की उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो लास्ट उसके पास क्या बच जाता है, किसके पास जाएगी, जो उसको शरण दे, वो है सेंट्रल बैंक। मतलब जब सारी चीज़ें, कोई भी बैंक के पास जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, या उसे ऐसा लगे कि यार अब तो हमारा बैंक डूबने वाला है या कुछ होने वाला है, तो उसको देखभाल, उसको उस चीज़ से बाहर कौन निकालेगा, सेंट्रल बैंक निकालेगा, ठीक है। तो वो हाथ पकड़ के किसके पास चले जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास चले जाएगा कि भैया हमको बचा दो, हमारा बैंक लूटने वाला है, ये होने वाला, जो भी होने वाला है इसको आप संभाल दीजिए, ठीक है। इसके अलावा क्लियरिंग हाउस की बात करते हैं। क्लियरिंग हाउस का मतलब ये होता है कि जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते हैं, सेटलमेंट होते हैं दो या दो से ज़्यादा बैंकों के बीच में, जैसे एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक के बीच में आपस में कुछ ट्रांजैक्शन होना है या कुछ सेटलमेंट होना है, तो वो भी किसके द्वारा किया जाएगा, सेंट्रल बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा ये चीज़ की जाएगी। तो इसी को ही क्लियरिंग हाउस कहा जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहते हैं, उसकी भी कस्टडी, उसको भी किसके पास रखा जाता है, किसकी कस्टडी में रखा जाता है, आरबीआई की कस्टडी में रखा जाता है। तो फॉरेन एक्सचेंज में कैसे कौन आगे, जैसे फॉरेन करेंसी हो गया, ठीक है। इसके अलावा गोल्ड हो गया, इसके अलावा एसडीआर हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, फॉरेन एक्सचेंज में आ जाएंगी। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ये अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से मार्केट में आरबीआई के द्वारा मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये वाला जो फंक्शन है ना, उसी वाले फंक्शन को हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए आरबीआई के पास मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ अपने पास इंस्ट्रूमेंट या टूल्स होते हैं, उनकी बात हम करते हैं। तो उसके पास या तो क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं या क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स में आ जाते हैं जैसे रिजर्व रेशियो में जैसे आ गया सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। उसके बाद ओएम हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। इसके अलावा कुछ रेट होती हैं जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, एलईएफ, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। क्वालिटेटिव टूल्स में जैसे क्रेडिट राशनिंग आ गया, मोरल सुसैन आ गया, मार्जिनल एलटीवी लोन टू वैल्यू रेशियो हो गया, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल हो गया या डायरेक्ट एक्शन हो गया। तो क्वांटिटेटिव टूल्स प्लस क्वालिटेटिव टूल्स दोनों की बात हम यहाँ पे करेंगे। बात पहले हम करते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स की, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनको भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।
अब जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्वांटिटेटिव टूल की, तो क्वांटिटेटिव टूल में क्या आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, जैसे CRR ये सारी चीज़ें हैं। बट इन चीज़ों को समझने से पहले थोड़ा सा आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि बैंक में क्या चलता है, ठीक है। तो ये बता देता हूँ। अब देखिए यार क्या होता है ना, यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं। ये है बैंक अपना, ये हो गया बैंक अपना, ठीक है, ये अपना बैंक हो गया। यहाँ पे आप लोग हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप लोग हो गए, ये होगी पब्लिक, ये अपनी पब्लिक हो गए। और यहाँ पे बोरोवर हो गए, ठीक है। ये ये क्या करेंगे, अपना हाथ बैंक के पास लेके जाएंगे कि भैया हमको क्या दो, लोन वगैरह दे दो। तो कैसी फंक्शनिंग होती है, ठीक है। पब्लिक क्या करती है, डिपॉजिट करती है बैंक में, पब्लिक डिपॉजिट करती है बैंक में। दो तरीके की डिपॉजिट करती है, अभी बताऊंगा वो सारी चीज़ें, पर अभी समझ लीजिए कि बैंक में क्या करती है, पब्लिक डिपॉजिट करती है। और जो पैसा बैंक में आया, उस पैसे को बैंक का काम क्या रहता है, आगे फर्दर जो बोरोवर होते हैं उनको लोन दे देती है। इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आती होंगी, ठीक है। अब क्या होता है ना, बैंक देखिए, अब क्या होता है, जो पैसा पब्लिक बैंक को देती है, उसको बैंक दो तरीके से रखती है, या लोग दो तरीके से पैसा देते हैं बैंक को, डिपॉजिट दो तरीके से करते हैं। या तो एक ऐसा पैसा करेंगे जिसकी डिमांड लोग बार बार कहेंगे, जैसे आपने खाते में पैसे रखे हुए हैं, तो आप क्या करते हैं, बार बार क्या करते हैं, कभी विड्रॉल करते हैं, फिर जमा कराते हैं, तो विड्रॉल, तो वो डिमांड आप लगातार बनाए रखते हैं। कुछ पैसा आप ऐसा जमा कराते हैं जिसको आप फिक्स टाइम के बाद लेते हैं, जैसे आपने FD बनाई, तो FD क्या होती है, तकरीबन 1 साल की होती है। तो आप क्या बोलते हैं, भाई 1 साल तक हम आपके पास जमा रखना है बैंक के पास पैसा, उसके बाद हम वो पैसा निकालेंगे, आप उस पर हमें इंटरेस्ट रेट देखो। तो बैंक भी क्या बोलती है, बैंक भी बोलती है कि अगर आपने कुछ समय के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए हमारे पास पैसा रखा, जैसे 1 साल 2 साल के लिए, तो उस पर तो हम आपको हाई इंटरेस्ट रेट देंगे। पर जो ये डिमांड वाला जो है, आप बार बार जो पैसा मांगोगे, उस पर तो हम 3 से 4% का ही इंटरेस्ट रेट देंगे, ये चीज़ होती है। तो जब बैंक के पास पब्लिक पैसा देती है, तो वो बैंक के लिए क्या बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है, ठीक है। क्या बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है। तो बैंक के पास दो लाइबिलिटी हो गई, दो तरीके की लाइबिलिटी होगी। एक हो गई डिमांड लाइबिलिटी, ठीक है, जिसका हम बार बार निकाल रहे हैं पैसा और रख रहे हैं पैसा। और दूसरी होती है टाइम लाइबिलिटी। टाइम लाइबिलिटी क्या होती है, जब टाइम लाइबिलिटी का मतलब ये हुआ कि भाई हमने क्या, बैंक ने क्या 1 साल या 2 साल के लिए वो पैसा रखा। अब टाइम लाइबिलिटी में क्या होता है, अगर आपने टाइम से पहले पैसा मांग दिया ना बैंक से, तो बैंक उस पर पेनल्टी लगा दी है। जहाँ बैंक आपको पहले 7% दे रही थी, अगर टाइम के बाद निकालते, वहीं अगर आपने टाइम से पहले निकालेंगे तो वो बोलेंगे 2 से 3% देंगे भाई हम आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, अब आपको चीज़ें समझना आसान है। अब सबसे पहले आता है, देखिए डिमांड लाइबिलिटी में आता है एक पहले करंट अकाउंट। जैसे आपके पास जो खाता, आप बैंक में जो आपके पास खाता होता है, एक खाता होता है करंट अकाउंट का, जिस पे आपको बिल्कुल ब्याज नहीं मिलता है। एक होता है सेविंग अकाउंट का, जिस पे 2-3% आपको मिल जाता है। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट होती है। टाइम लाइबिलिटी में आपको FD मिलेगी, ठीक है, FD फिक्स डिपॉजिट, RD रिकरिंग डिपॉजिट और कैश सर्टिफिकेट्स। तो ये चीज़ होती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब बैंकों में जो पैसा जाता है ना, टाइम लाइबिलिटी का जो पैसा होता है बैंकों के पास, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डिमांड लाइबिलिटी। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछा जाए, तो अगर आपसे डिमांड लाइबिलिटी में पूछा जाए तो सिंपल ये होता है कासा मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिमांड लाइबिलिटी में हो गए, और टाइम लाइबिलिटी में FD एंड RD हो गए, और कैश सर्टिफिकेट्स हो गए। इतनी चीज़ें आप अगर समझ गए आप, तो आसानी हो गई हमें चीज़ों को समझाने में। जल्दी समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। उतनी चीज़ें समझाऊंगा जो पेपर में आने वाली हैं। अब मान लीजिए कि किसी दिन, एक दिन की बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है, और बहुत सारी पब्लिक ने बैंक में 120 रुपये जमा कराए, मतलब करोड़ों में कराती है जमा, बट मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। 120 रुपये जमा कराए, तो ऐसा तो नहीं है कि जो ये बैंक है 120 के 120 क्या कर लेगी, आगे बोरोवर को दे देगी। ऐसा नहीं हो सकता। अगर सारा का सारा पैसा अगर बोरोवर को दे दिया, तो अगर डिमांड में अगर कुछ मांग दिया पब्लिक ने, तो फिर वो कहाँ से पैसा देगी। तो जो बैंक है ना, कुछ पैसा उसको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट रखना पड़ेगा, सो डैट कि जो बैंक है वो डिमांड पे लोगों को पैसा दे सके, ठीक है। तो मान लीजिए इसने क्या कर दिया, ये 20 रुपये अलग से रख दिया, ठीक है, ये 20 रुपये। अब मान लीजिए 120 रुपये है, 120 रुपये जमा करा दिए, और उसी दिन पब्लिक ने 20 रुपये मांग दिए। उसी दिन पब्लिक ने क्या कर दिया, 20 रुपये मांग दिए। तो अब आप बैंक के पास टोटल कितना बचा, 100 रुपये बचा। बैंक के पास कितना बचा, 100 रुपये। मतलब
पब्लिक ने 120 रुपये डिपॉजिट कराया सारे पब्लिक ने, और उसी टाइम पे 20 रुपये मांग भी दिया, तो अब बैंक के पास बचा 100 रुपये। अब क्या जो बैंक के पास जो ये 100 रुपये बचा, क्या 100 रुपये के सारे का सारा 100 रुपये बैंक क्या कर देगी, बोरोवर को दे देगी? नहीं। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे 120 रुपया जो बैंक में जमा कराया और उसी टाइम 20 रुपये मांग दिए, तो टोटल बचे कितने, 100 रुपये। तो इस चीज़ को कहा जाता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब बैंक के पास बची कितनी, नेट डिमांड एंड टाइम, मैं लिख भी लेता हूँ यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आए, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ठीक है, टाइम लायबिलिटी। तो देखो ये चीज़ आप समझ गए कि 120 रुपये जमा कराए, 20 रुपये उसी टाइम पे निकाल भी दिए, तो अब डिमांड प्लस टाइम जो लायबिलिटी है वो बच गई किसके पास, बैंक के पास 100 रुपये। अब जो नेट डिमांड टाइम एंड लायबिलिटी है, क्या जो ये 100 रुपये बची जिसे हम कह रहे हैं NDTL, क्या इसमें से बैंक सारा का सारा बोरोवर को दे देगी? बिल्कुल नहीं। अब क्या होगा देखिए समझते हैं। अब क्या होगा, जो ये 100 रुपये हमारी NDTLI नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, इसमें से सारा का सारा जो बैंक है वो बोरोवर को नहीं देगी। इसमें से क्या करेगी बैंक, कुछ जो RBI की जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से बैंक NDTL में से कुछ पैसा CRR में रखेगी और कुछ पैसा SLR के रूप में रखेगी। अब बोलोगे साहब CRR और SLR क्या होता है? CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब सारा का इसमें से कुछ परसेंट, जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी जो CRR का जो रेट करा है, आई थिंक वो 3 या 4% के अराउंड है, ठीक है। तो 3 या 4% है, तो यहाँ अगर ये 3% है अगर आज की डेट में, यानी कि इसमें से 3 रुपया कैश के रूप में जो बैंक होगी वो किसके पास रखेगी, RBI के पास रखेगी, ठीक है। सारा का सारा कैश के रूप में किसके पास रखेगी, RBI के पास रखेगी, और इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, किसको, बैंक्स को। वहीं अगर हम बात करें SLR की, SLR का मतलब स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी का स्टैच्यूटरी का मतलब वैधानिक, वैधानिक का मतलब वो चीज़ें जिसको RBI ने वैधानिक माना है, स्टैच्यूटरी माना है, उन चीज़ों को अलग से रखना पड़ेगा, किसको, बैंक्स को। तो आज की डेट में जो SLR का जो परसेंटेज है वो 18% है, यानी कि 18% लिक्विडिटी के रूप में जो बैंक्स हैं उनको अलग से रखना पड़ेगा। तो बैंक चाहे तो उसे कैश के रूप में रख सकती है, बैंक चाहे तो उसे गोल्ड के रूप में रख सकती है, बैंक चाहे तो सिक्योरिटी के रूप में उसको अलग से रख सकती है। तो टोटल इनको मिला के कितना परसेंटेज होना चाहिए, 18% होना चाहिए। तो कैश, गोल्ड एंड सिक्योरिटी ये क्या है, स्टैच्यूटरी चीज़ें हैं, ठीक है, ये क्या है, स्टैच्यूटरी हैं। इनको RBI ने स्टैच्यूटरी माना है, वैधानिक माना है, तो इन रूप में SLR के रूप में क्या रख सकती है, बैंक रख सकती है। तो अब आप देखेंगे 3% और 18%, तो 18% SLR के रूप में रख दिया और CRR के रूप में 3% रख दिया। तो अब आप देखेंगे इतना 100 रुपये में से 18 घटा देंगे, फिर उसके बाद 3 और घटा देंगे, तो हमारे पास 79 रुपये बच जाएगा। अब इस 79 रुपये को बैंक क्या कर सकती है, बोरोवर्स को लैंड कर सकती है, बोरोवर को क्या कर सकती है, लैंड कर सकती है, ठीक है। अब ये CRR और SLR क्यों रखा जाता है, CRR और SLR इसलिए रखा जाता है कि भैया कल के दिन में ऐसा ना हो कि बैंक ने सारा का सारा पैसा दे दिया उधर और वो डूब गया और कुछ हो गया, तो बैंक क्या हो गया, बैंक रन हो गया, लोगों का पैसा चला गया। इसलिए ये प्रोविज़न किए जाते हैं। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है पर चीज़ों को समझने में। अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप स्किप कर सकते हैं, जिनको नहीं आती है थोड़ा उनके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो लंबी बन रही है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब क्या हो गया, इसमें से बोरोवर को पैसा दे दिया। अब बात एक चीज़ करते हैं, एक बात करते हैं यहाँ पे एक बात करते हैं यहाँ पे। अगर देखिए बैंक्स के पास अगर पैसा ज़्यादा होगा लैंड करने के लिए, अगर पैसा ज़्यादा हुआ लैंड करने के लिए, तो वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी, वो इंटरेस्ट रेट को क्या कर देगी, कम कर देगी। बट अगर बैंक के पास कम है पैसा बोरो करने के लिए, तो वो इंटरेस्ट रेट को क्या करेगी, बढ़ा देगी, क्योंकि उनको क्या चाहिए, प्रॉफिट तो उतना ही चाहिए ना, क्योंकि उनको क्या चाहिए, प्रॉफिट उतना ही चाहिए। अब मैं कैसे समझाता हूँ आपको। मान लीजिए बैंक के पास क्या था, 100 रुपये था, बैंक के पास 100 रुपये होता, अगर सपोज 100 रुपये होता है ये NDTL, तो ये क्या करती, इसके पास पैसा ज़्यादा है तो ये लैंड करती, और सपोज ये 10% पे लैंड करती,
तो इनके इसके पास कितना हो जाता है, 110 रुपये हो जाता है, मतलब 10 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। वहीं अगर बात करें अगर सपोज इसके पास सिर्फ 80 रुपये होता लैंड करने के लिए, और ये अगर दोबारा से 10% पे इंटरेस्ट रेट देती, तो इसको कितना प्रॉफिट होता, 8 रुपये का प्रॉफिट होता ना। इसको कितने रुपये का प्रॉफिट होता, 8 रुपये का प्रॉफिट होता। तो देखिए सेम इंटरेस्ट रेट पे इसको क्या हो रहा है, जब लैंड करने के लिए कम बचा तो इसको प्रॉफिट कम हो रहा है। इसलिए जब बैंक के पास कम रुपये हो लैंड करने के लिए, तो उसको प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये 10 रुपये के बराबर पहुँचेगा। तो अब आप इस चीज़ से समझ गए होंगे कि बैंक के पास अगर ज़्यादा पैसा होगा तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम होगा। अगर बैंक के पास लैंड करने के लिए पैसा कम होगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। ये सिंपल फंडा अगर आप समझ गए तो अब आपको चीज़ें आसानी हो जाएंगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मनी का सप्लाई कैसे कंट्रोल किया जाएगा। देखिए अगर आरबीआई सीआरआर और एसएलआर की वैल्यू कम कर दे, परसेंटेज कम कर दे, तो बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा होगा लैंड करने के लिए, तो इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, कम होंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो जो लोग होंगे वो लोन को ज़्यादा लेंगे, तो उनके हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा, और उस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो इस चीज़ को आई थिंक इतनी जो चीज़ें हैं मैंने समझा दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका मतलब दिमाग में चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जब भी पैसा आरबीआई के पास जाएगा, तो यानी कि मनी सप्लाई कम हो रही है, यानी कि क्या हो रही है, मनी सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है, मनी सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। और जब भी आरबीआई से दूर जाएगा पैसा, तो मनी सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, मनी सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन की। ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन क्या होता है, देखिए ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन में क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ द सिक्योरिटी होता है आरबीआई के द्वारा। यहाँ पे मान लीजिए ये आरबीआई है हमारा, ये हमारे आरबीआई है, और यहाँ पे हमारे कॉमर्शियल बैंक है। अब क्या होगा कि इनके पास भी कुछ सिक्योरिटीज रहती हैं, और हम सिक्योरिटी मतलब एक कागज़ का टुकड़ा जिस पे लिखा रहता है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, ठीक है। और आरबीआई के पास भी कुछ सिक्योरिटी रहती है, ठीक है, आरबीआई के पास भी कुछ सिक्योरिटी रहती है। अब क्या करता है ना, अगर आरबीआई क्या करेगा, कॉमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी खरीदेगा, परचेज करेगा, तो सिक्योरिटी खरीदी, तो बदले में उसी जो ये कागज़ का टुकड़ा बना हुआ है, जितने रुपए का हमने उसमें लिखा है, उतने ही रुपए बदले में क्या कर देगा, आरबीआई पैसा इनको दे देगा। तो मान लीजिए ये 100 रुपये का टुकड़ा था जो कि कॉमर्शियल बैंक ने आरबीआई को दिया, यानी कि आरबीआई ने परचेज़ करा, तो उतने ही अमाउंट में हमारा आरबीआई क्या करेगा, 100 रुपये कॉमर्शियल बैंक को दे देगा। तो यहाँ देखिए पैसा किसके पास जा रहा है, पैसा आरबीआई से दूर जा रहा है, किसके पास, कॉमर्शियल बैंक के पास। यानी कि अब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा, लैंड ज़्यादा करेगा, ठीक है, लैंड ज़्यादा करेगा। तो लैंड ज़्यादा करेगा तो क्या होगा, लैंड ज़्यादा करेगा तो लोन, लैंड करेगा तो इंटरेस्ट कम होगा तो लोन ज़्यादा मिलेगा, फिर डिमांड बढ़ेगी। तो उसी तरीके से अगर हमारी इकोनॉमी में डिमांड नहीं बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ाने के लिए इस तरीके से चीज़ें की जाती है। तो यानी कि अब आरबीआई से क्या हो गया, आरबीआई से पैसा दूर चले गया, तो मार्केट में क्या होगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो अगर आरबीआई परचेज़ करता है तो क्या होगा, ये मनी सप्लाई कॉमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा आएगी, यानी कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर इसी का उल्टा हो जाए, यानी कि अगर आरबीआई सेल करता है, अगर आरबीआई सेल करता है किस चीज़ को, अगर आरबीआई सेल करता है किस चीज़ को, ये अगर एक मिनट है, थोड़ा सा ये एरो हटा देता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझें। अगर आरबीआई सेल करता है किस चीज़ को, हमारी सिक्योरिटीज़ को, तो सेल करेगा किसको, इनको, कॉमर्शियल बैंक को, और इसके बदले में ये कॉमर्शियल बैंक क्या देंगे, आरबीआई को पैसा देंगे।
तो अब देखिए कॉमर्शियल बैंक से पैसा किसके पास जा रहा है, आरबीआई के पास जा रहा है। तो जब आरबीआई के पास पैसा जाता है तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जब भी अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई के द्वारा सेल किया जाता है सिक्योरिटीज़ को, तो उस टाइम पे मनी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उस टाइम पे मनी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और आरबीआई कैसी पॉलिसी अपनाती है, टाइट मनी पॉलिसी अपनाती है। टाइट मनी पॉलिसी का मतलब मार्केट में मनी सप्लाई को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। वहीं अगर परचेस करती है तो उस टाइम पे मनी सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है मार्केट में, सो डैट कि डिमांड बढ़े, ठीक है। जब डिमांड कम होगी, देखिए दो चीज़ सिंपल है, अगर मार्केट में डिमांड कम होगी तो मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, और डिमांड ज़्यादा होगी तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लोगों के हाथ से क्या करना पड़ेगा, पैसा छीनना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आरबीआई क्या करेगी, लोगों के हाथ से पैसा छीन के अपने पास रखेगी। कौन कौन से मेजर अपना के, या तो सीआरआर को बढ़ा के, एसएलआर को बढ़ा के, या ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन का खेल के सेलिंग और परचेजिंग करके। ये सिंपल चीज़ होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए अब लेक्चर लगभग ख़त्म होने वाला है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड मार्जिनल स्टार्टिंग फैसिलिटी। सिंपल, अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सिंपल आप सभी को पता है। जब शॉर्ट टर्म के लिए जब क्या किया जाता है, ये रिवर्स रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, रेपो रेट भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी शॉर्ट टर्म के लिए होती है। देखिए जब आरबीआई के पास क्या होता है, जब ये आरबीआई है हमारा और ये कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक है, तो आरबीआई क्या करता है, जब शॉर्ट टर्म के लिए इनको, किसको, कॉमर्शियल बैंक को लोन पे पैसा देता है, ठीक है, कुछ परसेंट पे, आजकल की जो रेट चल रही है वो 5 to 6% के आसपास चल रही है। तो लोन दिया शॉर्ट टर्म्स के लिए किसको, कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे रेपो रेट का मतलब होता है रिपर्चेज एग्रीमेंट। रिपर्चेज एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि ये कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं कि देखो भाई आरबीआई, हम आपको क्या करते हैं, अपनी सिक्योरिटी देते हैं, अपनी सिक्योरिटी देते हैं जो कि 100 रुपये की है, जो कि 100 रुपये की है, और 100 रुपये की है, हमारी जो सिक्योरिटी क्या है वो 100 रुपये की, मान लीजिए, एक मिनट है, मैं इसको थोड़ा सा आपको ढंग से समझा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए रेपो रेट का मतलब होता है रिपर्चेज एग्रीमेंट। रिपर्चेज एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं आरबीआई को, देखिए भाई आरबीआई, हम आपको क्या करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, जो ये सिक्योरिटी है हमारी, ये है 100 रुपये की, ठीक है, 100 रुपये की है। अब क्या करेंगे ना, हम इस सिक्योरिटी को आपके पास जमा करके रख रहे हैं कुछ समय के लिए, 2-4 दिन बाद हम इस सिक्योरिटी को वापस ले लेंगे। बट जब हम 2-4 दिन बाद इस सिक्योरिटी को वापस लेंगे तो हम आपसे इसको 5% इंटरेस्ट रेट पे, यानी कि 105 रुपये में ले लेंगे। तो यानी कि जो रेपो रेट हो गया वो कितने परसेंट का हो गया, 5% का। ये होता है रेपो रेट। तो सिंपल टर्म्स में बताएं, सिर्फ मैंने ये बताया आपको रिपर्चेज एग्रीमेंट क्या होता है। तो सिंपल टर्म्स में हम ये बताएं कि जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है तो उसको ही हम रेपो रेट कहते हैं, जो कि आजकल 5.5% के आसपास चल रहा है, ठीक है। अगर इसका उल्टा हो, रिवर्स रेपो रेट हो, तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो आरबीआई को पैसा देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, इसका उल्टा हो गया, ठीक है। और जो वो रेट होगा वो याद रखना हमेशा रेपो रेट से क्या होगा, कम होगा। वो जो रेट होगा वो रेपो रेट से कम होगा, इस चीज़ को याद रखना, आप ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हम बात करते, अब देखिए जो मैंने यहाँ पे बात करी थी ना, ये आरबीआई की और ये कॉमर्शियल बैंक की। अब क्या है ना, जो ये कॉमर्शियल बैंक है, ये जो सिक्योरिटी दे रहे थे रेपो रेट में, ये जो सिक्योरिटी है ना, वो ये सिक्योरिटी एसएलआर कोटे से बाहर की सिक्योरिटी होती है। देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि एसएलआर में जो हमारी कॉमर्शियल बैंक रहती है वो कुछ सिक्योरिटी जमा कराती है। ये सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ से अलग होती हैं जो आरबीआई के पास जमा कराती हैं रेपो रेट के लिए, ठीक है, याद रखना। बट अगर देखो कभी क्या हो गया, कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई से लोन चाहिए रेपो रेट पे, बट उसके पास सिक्योरिटीज़ नहीं है, इसकी सिक्योरिटी ख़त्म हो गई सारी की सारी। तो ये क्या करेगा, आरबीआई को बोलेगा कि प्लीज़ आरबीआई आप ऐसा करिए, जो एसएलआर के अंदर हमने अपने पास एसएलआर के अंदर जो सिक्योरिटीज़ रखी हुई हैं,
इन सिक्योरिटीज़ का यूज़ करने दीजिए, प्लीज़ हमको इन सिक्योरिटी का यूज़ करने दीजिए, क्योंकि जो हमारी एसएलआर कोटा के बाहर की जो सिक्योरिटीज़ थी वो ख़त्म हो गई है। तो आरबीआई बोलेगा चलो ठीक है आप यूज़ कर लेना, आप यूज़ कर लेना। पर ऐसा कि नहीं कि आरबीआई बोलेगा सारे के सारे यूज़ किए, उसमें कुछ लिमिटेशन रहती हैं। तो आरबीआई बोलेगा ठीक है आप एसएलआर कोटा की कुछ जो सिक्योरिटीज़ हैं वो हमको दे दीजिए, ठीक है, इसके बदले में हम आपको रेपो रेट की दर पे क्या करेंगे, पैसा दे देंगे। बट जब एसएलआर कोटा के अंदर की सिक्योरिटी का यूज करके जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा मांगते हैं तो उसको रेपो रेट ना कहा, रेपो रेट नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। उसको क्या कहा जाता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और जो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है ये हमेशा रेपो रेट से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे दी जाती है। अगर सपोज रेपो रेट 5% का है तो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कितने की हो जाएगी, 6% की हो जाएगी या 0.5% एक्स्ट्रा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई जो ये कॉमर्शियल बैंक है इसने एसएलआर कोटा के अंदर की सिक्योरिटी को क्या करा है, यूज़ किया है। इसका मतलब साफ साफ ज़्यादा परसेंटेज इसलिए लगा रही है आरबीआई क्योंकि इस कॉमर्शियल बैंक के फंडामेंटल वीक हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा टाइट कर रही है हमारी आरबीआई। समझ गए आप बात को, तो अब सारी चीज़ें आप समझ गए। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब इसको रखेंगे बीच में, किसको, रिवर्स रेपो रेट को बीच में रखते हैं, रिवर्स रेपो रेट को यहाँ पे रखते हैं और एमएसएम को यहाँ पे रखते हैं। तो रेपो रेट मान लीजिए आज की डेट में 5.5% है, तो जो ये रिवर्स रेपो रेट होगा वो ज़्यादा होगा 5.5% से, ठीक है, और जो ये एमएसएफ होगा वो रेपो रेट से ज़्यादा होगा और जो रिवर्स रेपो रेट है वो रेपो रेट से थोड़ा कम होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो एमएसएफ भी क्या है, एक प्रकार से रिवर्स रेपो रेट है। एमएसएफ भी क्या है, एक प्रकार से रेपो रेट है, बट क्योंकि इस रेपो रेट में जो सिक्योरिटीज़ होती हैं कॉमर्शियल बैंक की वो बाहर की सिक्योरिटी होती है एसएलआर कोटा की, तो इसलिए उस पर कम इंटरेस्ट रेट पड़ता है। जबकि एमएसएफ में क्या करते हैं, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक एसएलआर कोटा की सिक्योरिटी को आरबीआई को दे देते हैं और उसके बदले में पैसा लेते हैं, तो उसको बोला जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आई थिंक इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको समझ दी। अब देखिए मनी सप्लाई कंट्रोल किस तरीके से होगा इस केस में। अब देखिए अगर आरबीआई रेपो रेट की दर को बढ़ा देगी तो कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई से लोन लेना क्या पड़ेगा, भारी पड़ जाएगा, ठीक है, हाई इंटरेस्ट रेट पे ले रही है तो भारी पड़ जाएगा। तो क्या अगर रेपो रेट इंक्रीज हो गया तो कॉमर्शियल बैंक को भी क्या करना पड़ रहा है, हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है। तो ये अगर फर्दर बोरोवर को लोन देगी तो ये भी क्या करेगी, हाई इंटरेस्ट पे देगी लोन। तो ये अगर हाई इंटरेस्ट पे लोन देगी तो लोग क्या करेंगे, कम लोन खरीदेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम होने जाएगी। और मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और डिमांड कब हो गई तो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो वो भी क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसका उल्टा क्या है, अगर रेपो रेट कम हो गया तो कॉमर्शियल बैंक को लोन सस्ता मिलेगा, तो ये आगे भी क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। अगर इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। और सपोज मार्केट में कोई डिमांड नहीं बढ़ रही है तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई आने की वजह से डिमांड दोबारा से बढ़ जाएगी। इस तरीके से मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा किया जाता है मार्केट में आरबीआई के द्वारा अपने डिफरेंट पॉलिसी रेट के। जो अगर पॉलिसी रेट की बात करेंगे तो पॉलिसी रेट में आता है रेपो रेट, याद रखिएगा, ठीक है। और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको मिला के बोला जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो अब आप बातों को समझ गए होंगे कि किस तरीके से चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। देखिए 2014 में क्या हुआ था कि उर्जित पटेल कमेटी बनाई गई थी और उसके बाद 2015 में एमपीसी बनाई गई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी। इसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी में 3 गवर्नर की तरफ से, 3 आरबीआई की तरफ से और 3 लोग गवर्नमेंट की तरफ से, इन लोगों ने, ये लोग इस कमेटी के मेंबर बने 6 लोग। और इन्होंने डिसाइड करा था कि भाई जो हम इन्फ्लेशन है वो 4+-2 रखेंगे, ठीक है। और इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का जो पूरा जिम्मा रहेगा वो आरबीआई का रहेगा। और अगर ऐसा ना कर पाए तो आरबीआई को अपना एक पत्र निकालना पड़ेगा और उस पत्र में ये समझाना पड़ेगा कि क्यों आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। इसी को ही इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा।
मनी क्या होता है, M2 मनी क्या होता है, M3 मनी क्या होता है, M4 मनी क्या होता है। क्योंकि मैंने आपको करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये सारी चीज़ें बता दी तो आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखिए M1 मनी क्या होता है, M1 मनी का मतलब ऐसी करेंसी, ठीक है, करेंसी में नोट प्लस कॉइन आगे, ऐसी करेंसी जो पब्लिक के हाथ में है, प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट। देखिए मैंने बताया था ना, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट दो तरीके से होती हैं, मतलब डिमांड लाइबिलिटी एंड टाइम लाइबिलिटी दो तरीके से होती है। तो M1 हो गई करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट बाय कॉमर्शियल बैंक। तो M1 में क्या हो गया, ये चीज़ हो गई, ये दोनों हो गया, डिमांड डिपॉजिट प्लस जो पैसा पब्लिक के पास है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर M2 में क्या हो गया, M2 में M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग, याद रखिएगा। इसके अलावा M3 में क्या हो गया, M3 में जो हमने M1 जोड़ा था प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ये याद रखिएगा, ये चीज़ भी आप समझ गए। M4 में सारी चीज़ें आ जाएंगी, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो अब ब्रॉड मनी किसको कहा जाता है, देखिए ब्रॉड मनी कहा जाता है M3 और M4 को, और नैरो मनी किसको कहा जाता है, M1 एंड M2 में। अगर लिक्विडिटी की बात करें, देखिए जब भी हम लिक्विडिटी की बात करते हैं, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि तुरंत से आपके हाथ में कौन सी चीज़ों से पैसा आ सकता है। देखिए जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड और मकान की बात करते हैं, तो गोल्ड और मकान में कौन ज़्यादा लिक्विड है, गोल्ड लिक्विड है, क्योंकि अगर गोल्ड को आप मार्केट में बेचने जाओगे तो तुरंत बिक जाएगा, वहीं मकान को बेचने लगोगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो इसमें मतलब ऐसी चीज़ जिससे आपको तुरंत पैसा मिल जाए उसको बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन है, M1 है, फिर M2 है, फिर M3 है और M4 है, ठीक है। अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात करें तो हम करते हैं बात की प्राइमरी मेजर ऑफ मनी सप्लाई, हमारा होता है M3 इज़ द मोस्ट कॉमन यूज मेजर ऑफ मनी सप्लाई, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब आप M1 समझ गए, M2 समझ गए, M3 समझ गए एंड M4 समझ गए, ये सारी चीज़ें आप समझ गए। और ये पूरा चैप्टर भी मैंने आपको समझा दिया, मॉनेटरी पॉलिसी वाला चैप्टर, ठीक है। किस तरीके से मार्केट में रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR से मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है, मनी सप्लाई को कम किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन से भी किस तरीके से मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है, कम किया जाता है, और क्यों किया जाता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है, ये चीज़ मैंने आपको समझा थी। आई होप इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज़ बतानी थी जो मैं आपको बताने वाला था, ये क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं। देखिए क्वांटिटेटिव टूल्स का मतलब ये होता है, यहाँ पे तो क्या हुआ है, RBI क्या कर रही है, कभी CRR में परसेंटेज ऊपर नीचे कर दे रही है, रेपो रेट में परसेंटेज ऊपर नीचे करे, यहाँ पे क्या करेगी ना, सिंपल RBI क्या करेगी ना, कुछ कैपिंग कर लेगी लोन पे कि भाई आपको सिर्फ इतना ही लोन देना है इस सेक्टर में, तो मनी सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया। थोड़ा सा मोरली कहेगी, हाँ भाई आप इस तरीके से कीजिए, ठीक है, उन पे मोरल प्रेशर डालेगी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे क्रेडिट राशनिंग में क्या होता है, क्रेडिट को रैशनलाइज करो, मतलब कॉमर्शियल जो RBI कॉमर्शियल बैंक को बोलेगी कि भाई आप इन सेक्टर में इतना इतना ही लोन दे सकते हो, लिमिट लगा देगी लोन पे, क्यों, क्योंकि ये लोन क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं, तो इसमें क्रेडिट राशनिंग हो जाए। मोरल सुसान में क्या होगा, मोरल सुसान में क्या होगा, मोरल सुसान मतलब मोरली बोलेगी कि भैया आप इस तरीके से करो, अपने जो लोन्स हैं, अपनी इस बैंक स्टेटमेंट है इनको अच्छे से रखो, NPA कम करो, ये सारी चीज़ें बोलेगी। तो उस पर एक मोरल प्रेशर बनाएगी कि अपने लोन आप अच्छे से दो ताकि जो मार्केट में स्टेबलाइजेशन हो सके। लोन टू वैल्यू रेशियो क्या होता है, लोन टू वैल्यू रेशियो मतलब आपने 100 रुपये का गोल्ड बैंक को जमा करा है, तो बैंक आपको 100 रुपये का लोन नहीं देगी, बैंक बोलेगी आप 80 रुपये का लोन ले जाओ सॉरी ठीक है, मतलब जितना पैसा आप, जितने पैसे की चीज़ आपने बैंक को रखी एज ए कोलेटरल, उतना ही पैसा नहीं देगी, उससे कम देगी, है ना। तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई भी कंट्रोल हो जाएगा। अब सपोज आज बैंक 80 रुपये दे रही है, कल के दिन में हो सके 100 रुपये की जगह आपको 60 रुपये दे, तो इस तरीके से क्या हो गया, मनी क्या हो गया, कंट्रोल हो गया, मनी सप्लाई कंट्रोल हो गया। कभी कभी क्या करती है, डायरेक्ट एक्शन ले लेती है। डायरेक्ट एक्शन का मतलब भाई तू नहीं मानेगा तो तेरे बैंक को बंद कर दूंगा, साफ और सीधी बात है। तो इस तरीके से क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं ये। ओके, आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है भैया, लेक्चर लंबा हो रहा है, नाराज़ मत होना। बहुत सारे कमेंट भी कर रहे थे कि 20 मिनट की वीडियो को 40 में मत बनाओ। भैया मेरे को डीप में समझाना होता है, जिन लोगों को नहीं आता है उन लोगों को समझाना होता है। अगर आपको वो चीज़ें आती है यू कैन स्किप इट, है ना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।